नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब बात कुछ ऐसी है कि महंगाई उसने सारा कुछ गड़बड़ कर दिया है पाकिस्तान में, और महंगाई के हालात इस नोयत के हो चुके हैं कि आम लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही और समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करेंगे। खाना पीना इसके बारे में लोग सोचते रहते हैं, खाने के वादे हैं। मजाक नहीं कर रहा। देखें, इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ तबकात हैं। एक तबका वो है जो ये सोचता है कि आज हम गड़बड़ खाएंगे मेरा मतलब बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, चाइनीज़ खाएंगे, इटालियन खाएंगे या और कुछ खाएंगे। और दूसरा तबका वो है जो कहेगा हम कुछ खाएंगे। ठीक है, दो तबकात हैं इस मुल्क के अंदर। उसकी वजह यह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बढ़ती जा रही है, मुसलसल बढ़ रही है। इसमें जिसकी भी हुकूमत आई है उसने अपना किरदार पूरा अदा किया है। चाहे पीपल पार्टी हो उनके दौर में भी महंगाई बहुत रही, नॉन लीग के दौर में भी बहुत रही, पीटीआई के दौर में भी बहुत रही। किसी ने कसर नहीं छोड़ी, जो रही सही कसर थी इस हुकूमत ने भी पूरी कर दी। किसी ने लिहाज नहीं किया महंगाई का। लोग कहते हैं साहब महंगाई क्यों बढ़ रही है, साइंसदान आ जाते हैं बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। यार देखो, इतनी साइंसी बातें नहीं करो, आसान आसान बातें किया करो जो समझ में आए। गरीब के पेट में रोटी नहीं है, उसको रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाओ। उसने चांद पे जाने का नहीं पूछा तुमसे, उसने रोटी खाने का पूछा है। अगर तुम उसको ये तक नहीं बता सकते कि वो अगले वक्त पे रोटी खाएगा या नहीं खाएगा, तो उसको चांद पे जाने के तरीके नहीं सिखाओ। ये सब मैंने किताबों में पढ़े हुए हैं। ये जितने साइंसदान आते हैं ना, अल्लाह का करम है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास इल्म महदूद होगा, लेकिन ख्वाहिश हमेशा रखता हूँ कि इल्म के हुसूल में लगा रहूँ। तो ये उनको सिखाओ बातें जिनको बेचारों को पता ना हो। हमें पता है, लेकिन हम आवाम को नहीं बता सकते क्योंकि इनको पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आवाम ये आम अशिया ज़रूरिया ख़रीद नहीं सकती, नहीं ख़रीद सकती। आपके सामने है भाई, मार्केट जाओ प्याज टमाटर ख़रीदने, पता लग जाएगा आपको प्याज का रेट कितना चल रहा है। यकीन करो, कल एजाज गया मार्केट में प्याज ख़रीदने के लिए। दुकानदार से जिस टाइम से पूछा है ऐसे ऐसे काँप रहा है। मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ, कह रहा प्याज का रेट, प्याज का रेट। आजकल लोग बिजली के बिल से ज़्यादा प्याज और आलू के रेट की वजह से परेशान, क्योंकि ये प्याज बड़ी अजीब चीज़ है। जो प्याज होती है ना, बड़ी अजीब चीज़ है। ये आंसू लाती है, लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं होता। कुछ मोहब्बत और इश्क की तरह की चीज़ है। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ भाई। इस मुल्क के मसले मसाइल सीधे साधे हैं। हमारी आवाम कोई हाई डिमांड वाली इमाम नहीं है, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। नहीं नहीं, ये तो करेले खा के भी खुश हैं। ये देखो आपके सामने आ रहे हैं, ये कड़वे करेले खाने में भी खुश है हमारी आवाम। बस पेट भरना चाहिए। हमारी आवाम बहुत सीधी सादी। पाकिस्तानी आवाम को खुश करने का बहुत आसान तरीका भाई, इनका पेट भर दो। आपने अगर क़यामत का मंजर देखना है ना, क़यामत का मंजर आपने देखा होगा। बहुत सारे लोगों ने इसके मुतालिक मुताला करके किताबें भी लिखी हैं, मजहबी जो लोग होते हैं। तो क़यामत के मंजर में क्या है, लोग भाई बहन को नहीं पहचानते, माँ बाप को नहीं पहचानते। आप वलीमे का खाना खुलता देखें पाकिस्तान के अंदर, ये ढक्कन उठा, सब रिश्ते खत्म। पाकिस्तानी अवाम सीधी सादी, पेट भरा हुआ, कोई टेंशन नहीं इनको। यार इनको पेट भर खाना खाने दो, इनके ये मसले हल कर दो। क्या हमें सप्लाई साइड क्या है वो? आप एक तरफ कह रहे हो 5 दरियाओं का मुल्क है, ज़रई मुल्क है, फलां है, ये हैं वो हैं। ये मेथी देखो, मेथी पड़ी हुई है, ये इसको उगाना आसान है। इस तरह की चीज़ें उगाओ, आसान चीज़ें उगाओ, किसी तरह लोगों का पेट भरो। ये हुकूमत की पॉलिसी थी, ग्रो मोर फूड। आपको पता है इस बात का? हुकूमत की एक पॉलिसी थी, ग्रो मोर फूड, अजनास पैदा करो, लोगों का पेट भरा होगा, लोग खुश होंगे। पाकिस्तानी लोग टेंशन में आते हैं जब पेट खाली हो। आपने देखा इंसान रोज़ा रखता है, रोज़े की कैफियत में कैसा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। बिल्कुल आप समझो कि अवाम, जो मैं नहीं कह रहा, ये महक्किक कह रहे हैं पाकिस्तान की अवाम भूखी सो रही है, बच्चे भूखे सो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप इंग्लिश में बना के बोल दें,
malnutrition, actually malnutrition, food insecurity, ये इंग्लिश के अल्फाज आते हैं मेरे को भाई, मेरे को अंग्रेजी नहीं सिखाओ। आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, ठीक है ना, मुझे इंग्लिश नहीं पता, मुझे इंग्लिश आती है। ये उनको मामू बनाया करो जिनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं ये बेसिक जरूरियात हैं यार, इसके लिए रॉकेट साइंस आने की जरूरत नहीं, डोंट नीड रॉकेट साइंस। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। आपको बुरा लगेगा, गड़बी लगेंगी मेरी बातें, लेकिन ये एक रियलिटी है। अब महंगाई में अब आप कह रहे हैं कि ये महंगाई हमने कम करनी है। भाई महंगाई आपसे कम नहीं होगी, इसके बढ़ने की शरह का जो तनासुब है वो कम करके आप तुर्रम खान बन जाते हो। महंगाई मुस्तकिल इस मुल्क के अंदर बढ़ रही है। मजाक यार, मैं आपको बता रहा हूँ मजाक है। आपको पता है ये जो डॉलर की कदर बढ़ी, सबसे लोग कहते हैं सबसे ज्यादा अली नासिर प्रोग्राम में मौजू रखता है डॉलर, हर वक्त डॉलर के बारे में बातें करता रहता है। इसके ऊपर इसको डॉलर मेनिया हो गया है। ये कहते हैं ना लोग कि इसको डॉलर मेनिया हो गया, ये हर वक्त डॉलरों के बारे में सोचता रहता है। चाचा तुम लोग अपने मुल्क में कुछ बनाते नहीं हो, सब बाहर से ही मंगाते हो, और बाहर से जो कुछ आएगा डॉलर में आएगा। जब एकदम आपने रेट डॉलर का बढ़ा दिया, आपने बढ़ा दिया, मासूम नहीं बनो, बच्चे नहीं बनो, आप सब लोगों ने इज्तिमाई तौर पर यह काम किया है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज को बढ़ा दिया, जैसे प्लेटों को बढ़ा दिया, यह सब आपकी गेम होती है। आप खुद खेलते हो फिर खुद फंसते हो। एक नशेई को नशे का मजा बहुत आता है, लेकिन उस नशे के नतीजे में जो नुकसान होता है उसका जिम्मेदार खुद ही होता है। आप लोगों ने मिलकर यह हरकत की इज्तिमाई तौर पर, किसी एक को मैं जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। डॉलर की कदर को बढ़ा दिया। डॉलर 150 का था, डॉलर 330 तक पहुंचा दिया, 300 से ऊपर पहुंचा दिया। चलो अभी कम है, अभी 282 200 समथिंग है, समथिंग, ठीक है। लेकिन ये समथिंग भी ज्यादा देर नहीं रहेगा। मैं नर हूं, मैं आपको बता रहा हूं, और लोग डरते हैं। ये डॉलर बढ़ेगा बाबा, फुल बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, ये कंट्रोल से बाहर। उसकी वजह यह है कि आपके मुल्क के अंदर आपने बेसिक्स जो अपने ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको एड्रेस नहीं किया। ये बढ़े, मैं बोल रहा हूं ना, बढ़ेगा ये। पहले भी मैंने कहा था बढ़ेगा, बढ़ा, फिर मैंने कहा बढ़ेगा, बढ़ा, फिर मैंने बोला बढ़ेगा, बढ़ा। मैं बोलता आ रहा हूं, मेरे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैं तो एक छोटा सा एंकर हूं। जो रियलिटी साइंस की बुनियाद पर होती है, साइंस क्या कहती है ये समझने की कोशिश करो। साइंस ये कह रही है कि आपके महसूलात कम, आपकी तरसीलात कम, आपके पास एक्सपोर्ट्स कम, इंपोर्ट आपकी ज्यादा, मामलात गड़बड़ होंगे। बोल दिया आपके भाई ने, और लोग बोलने से डरते हैं। मेरा कोई इंटरेस्ट थोड़ी है, और इंटरेस्ट होगा भी तो मैं सच बोलूंगा। मेरा अगर इंटरेस्ट होगा भी तो मैं सच बोलूंगा। स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा था, अगर मेरे पास शेयर होते और वो महंगे हो रहे थे, मुझे मुनाफा हो रहा था, तो भी मैं कहता कि स्टॉक एक्सचेंज गलत बढ़ रही, कहता मैं, क्योंकि मुझ में इखलाकी जुर्रत है ये कहने की। यार अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं यार, फिर हमें ये और रास्ते में खड़े चोरों से क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं एक बात बता, हमें फर्क क्या रह जाएगा? हमें और आम चोरों में क्या फर्क पड़ जाएगा? वो पिस्तौल दिखा के लूट रहा है, लोग बेवकूफ बना के लूट रहे हैं, एक ही बात हो जाएगी ना। मैं खुल के बात कर रहा हूं, अब देखो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। नहीं वो असल में हमने वो कहा था। पूछना तो किसी ने है नहीं इस मुल्क के अंदर, किसी ने पूछना है? किसी ने कुछ नहीं पूछना है। यहां पर यही तो मसला है, एहतिसाब का तो कोई सिस्टम ही नहीं, कोई सिस्टम नहीं है एहतिसाब का। ले लू पैसे निकल गए, बोला 68,000 हो जाएगी मार्केट, 70,000 हो जाएगी मार्केट, हमें दिखाई दे रही है मार्केट गिर गई आपके सामने पॉइंट से। मैं अभी, मुझे पेशकार बताएंगे कि अभी हालात क्या हैं, मैं आपको बता दूंगा स्टॉक मार्केट के कि अभी सिचुएशन क्या है। यहां पर कोई भी अच्छा, मैं अच्छा एक सवाल पूछता हूं, छोटा सा मासूमाना सवाल, मासूमाना सा सवाल दोहराता हूं आपके सामने, बोलता हूं, ठीक है? जवाब दे। पेट्रोल की कीमत कम हुई, किराए कम हुए, किराए कम हुए कि नहीं हुए? हाँ, ये ऐसे नहीं इशारे करते भाई। ये अंकल मैं देख रहा हूं आपने कौन सा वाला इशारा किया, ये वाला इशारा नहीं करें टीवी के अंदर, मुझे दिखाई देता है, मैं बड़ा मुनफरिद एंकर हूं। भैया कैमरे के अंदर से आपकी स्क्रीन पर आप क्या हरकतें कर रहे हैं मुझे दिखाई दे रहा होता। नहीं बढ़ा तो मैं क्या कर सकता हूं? नहीं कम हुआ तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे हत्थल हैं हम, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। पेट्रोल की कीमत कम हुई, किराए कम नहीं हुए, नोटिस ले लिया, नोटिस ले लिया, फला वजीर पहुंच गया, फला मुशीर पहुंच गया किराए कम कराने के लिए बस अड्डे पे। अबे यार, आप देखें महंगाई को कम करना है ना, तो
इनफिरादी अमल नहीं हो सकता, ये इज्तिमाई अमल है। हमारे माशरे के अंदर इज्तिमाई तौर पर जो इशू है, अच्छा सैलरी क्लास सबसे ज़्यादा मार खा रही है, तनख्वाह तो नहीं बढ़ेगी, मैंने अगले दिन भी बोला था, हिट हो गया मैं आपको। लोग सुनते हैं मेरी बात, ऐसी बात नहीं कि लोग नहीं सुनते, मेरी बातें पाकिस्तान में सुनते हैं, वज़ीर, मुशीर, इस्लामाबाद वाले, बराबर के शहरों वाले, वो लोग सुनते हैं। MNA, MPA, सेनेटर अभी तो है नहीं, लेकिन जो साबका थे सब सुन रहे होंगे भाई, CM, PM, ये लोग मेरी बातें सुनते हैं। जो अंदर है वो भी सुन रहा होता है, जो बाहर निकल आता है वो भी सुन रहा होता है। ये गलत बात नहीं कर रहा, पहले लोगों को यकीन नहीं आता था, और इंडिया में तो हर आम आदमी सुन रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रही कि उनको क्यों मज़ा आ रहा है इसमें। और भाई तुम भी तो अपने मामला ठीक करो। इंडिया वाले पूरा दिन मेरी मीमें बनाते रहते हैं, आधे घंटे की क्लिपें बनाते हैं मेरे ऊपर कि ये एंकर ऐसा है, ये कॉमेडी एंकर है, ये फलां एंकर है, ये ऐसा एंकर है। और भाई तुम लोगों के भी हालात को हमसे बेहतर थोड़ी हैं, ऐसे ही हो तुम। मुट्ठी भर तुम्हारे यहाँ भी अमीर इतने ही हैं, मुट्ठी भर, बाकी सारी आवाम तो यही है हमारे जैसी ख्वार होती। हमारे यहाँ भी यही सिचुएशन है, मुट्ठी भर अमीर लोग हैं। अगर आपने अमीर लोग देखने हैं ना, किट्टू राव, शुभम, हाँ गौरव सिंह, धर्मेंद्र चौधरी, अमीर लोग देखने पाकिस्तान में आके देखो। अमेरिका में ऐसे अमीर लोग नहीं मिलेंगे आपको जैसे पाकिस्तान में मिलेंगे आपको। जो शाहाना लाइफ स्टाइल है यहाँ पे लोगों का, अमीरों और गरीबों के दरमियान जो फर्क है ना, आपने चेक करना। आप यहाँ आए, आप क्या अपने मुल्क की मारते रहते हो? हमारा लाइफ स्टाइल आप देखोगे ना यहाँ पर आकर कराची में, मुंबई भूल जाओगे आप। मुंबई कुछ नहीं हमारे सामने, सड़कों पे सोने वाली पब्लिक हो आप। हमारा कराची में आकर आप लाइफ स्टाइल देखो, आप हैरान रह जाओगे। हमारे गोल्फ क्लब्स देखोगे, आप हैरान रह जाओगे। यहाँ पे हमारी गाड़ियां देखोगे, आप परेशान हो जाओगे। हम इतने, हमारे पास जो है ना लोग कम, असल में हमारे इनइक्वालिटी, माशी नामवारी जिसे कहते हैं। मैं साइंटिफिक टर्म्स में बात करता हूं भाई, बात करता हूं हम स्टाइल के। माशी हम नामवारी बहुत है यहाँ पे, अमीर बहुत ज्यादा अमीर, गरीब बहुत ज्यादा गरीब। हालात यहाँ पे खराब है, इधर गड़बड़ इधर गड़बड़ है। अमीर लोग हमारे यहाँ बहुत हैं, लोग टैक्स नहीं देते, वरना तो हम लोग भी वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट लोगों में आ जाएं। नाम बताऊं? नाम नहीं बता सकता ना भाई, नाम नहीं बता सकते लोग। आप देखें, आप दुबई जाएं, आप लंदन जाएं, आप अमेरिका जाएं, आप खुद नहीं देखेंगे वहां पर बड़े बड़े घरों के अंदर कैसे शाहाना लाइफ स्टाइल के अंदर पाकिस्तानी रहते हैं। अपने बच्चों को भी वहां भेजा हुआ। अच्छा मुझे सच बताओ, अगर ये बोलते हैं ये GDP, TDP, SDP, PDP, DDP, DTP, DDP, ये सारी जो बातें बताते रहते हैं, अगर ये था तो इतने सारे अमेरिका के अंदर बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं पाकिस्तानी? 50,000 से लेकर $1,00,000 तक फीस भर रहे हैं हर साल। ये पाकिस्तानी बच्चे हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं। ज्यादातर बच्चे किनके हैं मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। ये आपके मुल्क के सिर्फ रिच लोग नहीं हैं, बल्कि आपके मुल्क के वो लोग भी हैं जिनका कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं, सनत से कोई ताल्लुक नहीं, उनके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, ही पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं ये हार्श रियलिटी आपको बता रहा हूं। आंखें मीच लेने से हकीकत से छुपा नहीं जा सकता। ये चीज IMF भी जानती है, ये चीज वर्ल्ड बैंक भी जानती है, ADB भी जानती है, IDB भी जानती है। वो इसीलिए आकर यहां हैरान होते हैं। IMF वाला एयरपोर्ट के ऊपर अगर लैंड करेगा, वर्ल्ड बैंक वाला आएगा, IDB वाला आएगा, ADB वाला आएगा, वो लैंड करेगा। जहाज जो ही उसका लैंड होगा, वो फिर आएगा शारा फैसल पर। शारा फैसल के ऊपर जब वो गाड़ी पर जाना शुरू होगा तो वो देखेगा उसके दाएं और बाएं बुलंदो बांगदा बड़े बड़ी इमारतें, गलत बोल रहा हूं, बुलंद इमारतें, बेहतरीन गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं, उसको दिखाई देगा। वो कहेगा ये मुल्क खुलांच नहीं है, ये मुल्क खाली नहीं है, इधर बहुत नोटू है। तो लोग उन्हें कहेंगे नहीं नहीं, आप तो शारा फैसल पे घूम रहे हैं, आप शारा फैसल पे घूम रहे हैं, ये पाकिस्तान का हकीकी मंजरनामा पेश नहीं करता। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं। कच्ची आबादियों में ले गए, घरों में AC लगे हुए, बिजली का बिल पे नहीं कर रहे। कच्ची आबादियों में फ्लैटों के नीचे बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं नीचे, कच्ची आबादियों में। उसने कहा भाई यहां तो तुमने और गलत कर दिया, इन लोगों के तो खाने के वांदे हैं, तुम लोग बोलते हो ये वो गरीब हैं जिनके लिए हमने सब्सिडी दी हुई है, ये तो मौज मस्ती में, ये मौज मस्ती में। बोले आओ हमें अपनी गाड़ियों के शोरूम दिखाओ। गाड़ियों के शोरूम पे गए, वहां गाड़ियां ऑन पे चल रही हैं। गोरा परेशान, यार ये गरीब मुल्क है, बाइकें किश्तों पे चल रही हैं, किश्त दी बाइक ले जाओ,
ब्रांड। वो फिर कंफ्यूज हो जाता है, कहता है यार आपके मुल्क की मैशत कैसे संभालें। फिर इन्फ्लेशन को वो कहता है इन्फ्लेशन आपकी समझ नहीं आ रहा, मसला क्या है। आप उसको मामू बनाने के चक्कर में बने हो, सप्लाई साइड, कॉस्ट पुश। वो कह रहा है यार ये तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। यूट्यूबर आपके लगे हुए हैं सोशल मीडिया पर, अमेरिका में आ रहा है सोशल मीडिया, दुनिया का माहौल कैसे ठीक हो, पानी के नए वसाइल कहां से आए, बिजली कैसे पैदा की जाए। पाकिस्तानियों के आ रहे हैं कि अलिशबा ज्यादा खूबसूरत है या जन्नत ज्यादा खूबसूरत है, यह कौमी मसला बना हुआ है इनका। ये चिड़ियों को दूध डालता था, पानी डालता था, इसलिए इसकी शादी हो गई। ये आपके मसले। अमेरिका वालों के वीडियो बन रहे हैं, सड़क चौड़ी हो रही है, एलिवेटेड रेल बन रही है, ये बन रही है। अमेरिका में मोस्ट व्यूज वीडियोज ये, लोग पैसा कमा रहे हैं, खूबसूरत घर बन रहे हैं। पाकिस्तान में ये चल रहा है, हुसैनाबाद के टिक्के और बर्गर और ये और वो। आपके ख्याल से क्या यार IMF वाले, वर्ल्ड बैंक वाले, ADB वाले, IDB वाले अंधे हैं क्या? अब क्या कर रहे हो अपने साथ, बहैसियत कौम, आप अपने साथ क्या कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो दुनिया को? गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से मुल्क का क्या हाल हो गया है। मैं आपको अगर हकीकतें बताना शुरू हूं, आपकी रूह लरस जाएगी। आप कहां उठोगे? आपका हाथ पकड़ के अगर मैं आपको कच्ची आबादियों में लेकर जाऊं, जहां ना बच्चों के पांव में जूती ना पेट में रोटी हो ना, तो फिर आपको पता लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, हमारे माशरे की क्या अक्कासी कर रहे हो आप। तन पे कपड़े नहीं है बच्चों के पास अपना जिस्म ढांपने के लिए इलाकों में। बुरा आपको लगेगा, मैं सच बोलूंगा, मैं आपको सच्चाई दिखाऊंगा, हकीकत दिखाऊंगा, कचरा कुनिया जाके दिखाऊंगा, लोगों के रहने के तरीके दिखाऊंगा। आप हिल जाओगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, अब आपसे ना जेन्युइन अवामी मसले के बारे में डिस्कस करूंगा, पहले बतौर पाकिस्तानी, फिर उसके बाद बतौर सियासतदान और नून लीग के मेंबर के तौर पर आपसे बात करूंगा। लेकिन आगाज़ में आपको बताता चलूं कि महंगाई जो पिछले चंद सालों में हुई है वो इतनी ज़्यादा रही है कि उसकी वजह से बड़े नुकसानात हुए। और गैर सियासी बात करूंगा, लेकिन ज़ाहिरी बात है उसका कोई सियासी एंगल निकल सकता है। बात ऐसी है कि माजी में महंगाई रही, ऐसी बात नहीं कि नहीं रही, आप लोगों की हुकूमत में भी रही। ताहम जब पिछली हुकूमत आई PTI की, किसी से हमदर्दी या किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन महंगाई एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि सियासी अपोजिशन की गैर मौजूदगी में PTI को फ्री हैंड मिला हुआ था, डॉलर भी बढ़ता चला गया, महंगाई भी बढ़ती चली गई। फिर उसके बाद मामलात बिल्कुल काबू से बाहर हो गए और आप खुद उन मुबाहिसों में हिस्सा लेते रहे जिसमें PTI वाले माजी की हुकूमत नून लीग की उस पर मलबा डालते रहे। पर फिर उसके बाद दोबारा से आप लोगों को मौका मिला, काफ़ी चीज़ें की जा सकती थी, लेकिन हालात बहुत मुश्किल थे। मैं इतना ब्लेम करता भी नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन इस दौर में भी बड़ी महंगाई रही, मुश्किल रही, परेशानी रही। फिर आपको पता है इंटरिम जब भी गवर्नमेंट्स आती हैं तो फिर पॉलिटिकल मैंडेट तो उनका होता नहीं है कि वो महंगाई कम करें या माशी तौर पर आवाम को रिलीफ दें। तो एक अजीब व गरीब सी खिचड़ी पक गई पाकिस्तान की मईशत की। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक सियासी आदमी भी हैं, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी भी हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पहली बात यह है कि मैं बजाते खुद भी अमीर आदमी नहीं हूँ। जिस तरह आम आदमी मुतासर हुआ है महंगाई से, मैं भी हुआ। और महंगाई वाकईतन आपने जो फरमाया है वो बढ़ती चली गई, लेकिन इसकी जो बुनियाद रखी वो बिल्कुल PTI, वही इमरान खान साहब जो बहुत बड़ा इनकलाब लाने का दावा लेकर आए थे, उन्होंने ही रखी। वो तमाम बुनियादें जो माशी तरक्की के लिए ज़रूरी होती हैं वो उन्होंने गिरा दी, ढा दी। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी होता है, इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी ज़रूरी होती है, आपके बैंक तरक्की करें, रेट ऑफ अपना इंटरेस्ट कम करें ताकि सरमायाकारी के लिए पैसा जो है वो अवेलेबल हो।
वगैरह वगैरह। उन्होंने हर काम उल्टा किया। अब क्यों किया वो तो उनके वजीर खजाना जो बाद में आए, अपना क्या नाम है उनका, सेनेटर, अभी मुझे नाम याद आ जाएगा। ये अब्दुल हफीज शेख साहब। नहीं, अब्दुल हफीज पीरजादा नहीं थी। नहीं, जहांगीर तरीन नहीं, शौकत तरीन। माजरत, इनके वजीर खजाना भी इतने आए, मुझे नाम भूल जाते हैं। दिया। तो शौकत तरीन साहब ने कहा, और ये उन्होंने हुकूमत जब अदम एतमाद से गई तो मई में कहा, एग्जैक्ट मई में, कि इमरान खान के पास तो कोई इक्तिसादी पॉलिसी थी ही नहीं। अब मैं इस बात पर आता हूं कि बिलाशुबा आपने बिल्कुल हकायक के मुताबिक बात की कि इमरान खान ने सब चीज़ों को खुला छोड़ दिया और महंगाई बहुत हो गई, डॉलर का रेट बढ़ गया वगैरह वगैरह। फिर या IMF के साथ जो भी इन्होंने मुआहदा किया, स्टेट बैंक को गिरवी रखा। जब ये लेजिस्लेशन कर रहे थे, अपोजिशन ने मुखालफत की, मशवरा भी दिया कि ये न करें, उन्होंने नहीं माना, इसलिए कि उन्हें कहीं और से हिदायत मिल रही। CPEC बंद कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट उठाते करते करते 20% से भी ऊपर ले गए। इस नैब को सरमायाकारों के पीछे, सनतकारों के पीछे, ताजरों के पीछे लगा दिया, बल्कि ब्यूरोक्रेसी के पीछे भी लगा दिया। अब ये सब कौन उनसे करवा रहा था ये वो खुद बताएं, लेकिन हमारे सामने तो इमरान खान ही कर रहे थे। उससे तबाही की बुनियाद पड़ गई और डिफॉल्ट का भी खतरा पैदा हो गया। तो उस सूरत में जबकि उन्होंने एक जनरल से मामला तय कर लिए और फिर ये कि उस जनरल के जरिए वो इंतखाबात को रिग करें, सिस्टम तब्दील करें, सदारती ले आएं और 2026-27 तक वो अपनी हुकूमत का जो है वो बंदोबस्त कर रहे थे कि डिफॉल्ट से बचाने के लिए अदम एतमाद आईनी तौर पर उनके खिलाफ हो गई। अब जो बुनियादें वो रख गए थे उनसे पीछे हटना इस मखलूत हुकूमत के लिए भी नामुमकिन था, क्योंकि वो तो ये भी मान गए थे फला महीने गैस के पैसे रेट बढ़ाने हैं, फला महीने बिजली के इतने बढ़ाने हैं, पेट्रोल के इतने बढ़ाने हैं, टैक्स इतना बढ़ाना है। ये सारे मुआहदे कर दिए। उसके बाद एक ही बात थी कि मईशत को थोड़ा संभाल के हम या जो भी मखलूत हुकूमत है वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा। चलें, ट्रिलियन रुपए क्वेश्चन आपसे पूछता हूं जी। आपके ख्याल से अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान बन गए तो फिर क्या वो मुल्क की मईशत को बेहतर कर देंगे? ये एक बहुत आम क्वेश्चन है, क्योंकि आप सच बोलते हैं, बिल्कुल खुल के बात करते हैं। जी बिल्कुल खुल के बात करूंगा। जी बताएं इस सवाल का जवाब। मैं उसका जवाब देता हूं कि जब कोई ऐसा आदमी ओहदे पर आ जाए जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, लोगों को उससे तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं, माहौल बेहतर होना शुरू हो जाता है। मैं छोटा सा आदमी हूं लेकिन अपनी मिसाल आपके सामने रखूंगा, फिर नवाज शरीफ साहब के वजह से मैं आपको कम्प्रिहेंसिव जवाब देता हूं कि एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड डिफॉल्ट में चला गया था, खसारे में। एवैक्यू ट्रस्ट महकमा है बहुत बड़ा पाकिस्तान। नवाज शरीफ साहब ने मुझे इसका चेयरमैन लगा दिया। तो उस वक्त एक पहले मिनिस्टर होते थे मियां जमान साहब, वो मुझे मिले तो आते ही कहने लगे कि जिस दिन आपका नाम आया तो मुझे कुछ लोग मिलने आए। मैंने कहा अब वैक्यू ट्रस्ट ठीक हो जाएगा, सिद्दीकुल फारूक आ गया चेयरमैन। क्यों कि मेरे साथ गलत या सही ये तासुर वाबस्ता है कि सिद्दीकुल फारूक काम ठीक करता है, करप्शन नहीं करता, सिफारिश नहीं मानता। अल्लाह ने किया, मैंने एक साल में उस महकमे को डिफॉल्ट उससे अपना डेफिसिट से मैं सरप्लस में ले गया, बिलियंस में, वो ठीक हो गया महकमा। अब नवाज शरीफ साहब का बैनुल-अक़वामी इमेज है, बड़े लीडर हैं, 3 दफा का तजुर्बा है और उनके साथ जो उनकी स्पेशलाइजेशन है वो मईशत है। यानी नवाज शरीफ नाम मईशत की इस्लाह और तरक्की का है। तो इसलिए मैं समझता हूँ आते ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कारोबारी तबका, सनतकार तबका, इन्वेस्टर जो है उनका एतमाद बहाल करेंगे, जो उनके रास्ते की रुकावटें हैं वो दूर करेंगे। सरमायाकारी जब होनी शुरू हो जाएगी, बाहर से लोग भी आने शुरू हो जाएंगे, उससे फिर ये होगा, साथ ज़राअत पर तवज्जो देंगे और अगर कुछ करना हुआ, कुछ लोगों को
खास कंसेशन देनी हुई, मुल्क के लिए कंसेशन मिलेगी, तो जब सरमायाकारी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ज़राअत ये चीज़ें तरक्की करने लगेंगी, आपकी मईशत बेहतर होगी, पैदावार बेहतर होगी, तो जो रेट हैं अशिया के, जिसे आप महंगाई कहते हैं, वो कम होने शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इशू ये है कि अभी आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ स्केच जो कि हमें बताया गया है, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब इज गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, ही विल be opting to become, I mean your party has decided that he will be the next prime minister if you win the majority. इसके अलावा मरियम साहिबा जो हैं, she will be contesting from various seats, but particularly she is opting to become the chief minister of Punjab. I am not really sure, मुझे ये पता है कि आप नवाज शरीफ साहब के भी बड़े क्लोज हैं और अमीर मुकाम साहब को शायद आप लोग सीएम बनाना चाहते हैं पख्तूनख्वा का, खैर वो दैट्स योर डिसीजन, लेकिन ये कि अप टिल नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर, बट इज इट रिवॉल्विंग अराउंड पॉलिटिक्स और द रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान एज एन इकोनॉमिक पावर, ये मेरे लिए अहम है। और फाइनेंस मिनिस्टर के लिए क्या इसहाक डार साहब, तो मेरे ख्याल से इसहाक डार साहब बड़े केपेबल हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिला, हालात इस तरह के थे, तो क्या कहते हैं आप? देखिए जी, होना भी चाहिए कि हमारी सारी एफर्ट्स, हमारी सारी जिद्दोजहद माशी बहाली, जैसे अंग्रेजी में आप अंग्रेजी बोल रहे थे तो चूंकि उर्दू का प्रोग्राम है, हाँ। मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि थोड़ा मुझे एहतियात करनी होती है जिस चीज में इंग्लिश में बोल देता हूँ, ताकि फिर बाद में नफी की जा सके। इकोनॉमिक रिवाइवल जिसे कहते हैं, जी, वो उस पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं हैं जी, आप आटा नहीं खरीद सकते, कपड़ा नहीं खरीद सकते, बीमार हो जाए खुदा ना खास्ता दवा नहीं खरीद सकते, आपके पास गाड़ी या मोटरसाइकिल है उसमें पेट्रोल नहीं डाल सकते, तो आप तो बिल्कुल मफलूज हो गए भाई। देखें, माशी सपोर्ट में अहम रोल पंजाब हुकूमत का रहेगा। देखिए, मैं थोड़ा मुश्किल सवाल आपसे पूछूंगा। बात यह कि माशी रिवाइवल में पंजाब हुकूमत जब आपके पास रही है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है। नंबर 1 सस्ती रोटी है ना, उसके अलावा सपोर्ट इन मेनी अदर फॉर्म्स जो आप लोगों ने दी। फिर उसके बाद लैपटॉप स्कीम की जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो भी पंजाब हुकूमत के जरिए हुई, शहबाज शरीफ साहब ने की। तो मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था कि मरियम साहिबा का भी यही विजन होगा। अब बात कुछ ऐसी है कि सिद्दीकुल फारूक साहब के साथ गुफ्तगू हो रही है और बड़ा अहम नुक्ता सामने आया है। देखें, माशी मामलात के ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन उन्हीं से बात करेंगे ना जो मुल्क के सियासी मंजरनामे को समझते हैं कि वो पॉलिसियाँ इन्होंने मुरतब करनी है। अब सिद्दीकुल फारूक साहब, बात कुछ ऐसी है कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अहम रोल प्ले किया था नून लीग की हुकूमत के अंदर अवाम को रिलीफ देने में और महंगाई को कंट्रोल करना, सूबाई रोटी और ये सब जिक्र किया। जी, तो मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा इसकी तफसील भी आप देते। मैं जवाब देता हूँ जी। देखिए, सस्ती रोटी हो गई, लैपटॉप स्कीम हो गई, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना हो गया, मुफ्त अद्वियात जो हैं, जैसे उन्होंने 151 मेडिसिन 151 दवाएं इमरजेंसी में फ्री रखी, सारे अस्पतालों को उन्होंने एयर कंडीशन कर दिया, फिर गुर्दे के अस्पताल बनाए, दिल के अस्पताल वगैरह वगैरह। ये सारे पैसे खजाने में पड़े हुए थे, होते हैं अगर, तो ये अवाम को मेरिट पे आपने एक प्रोग्राम के तहत रिलीफ दे दिया। ये रिलीफ का प्रोग्राम है, लेकिन इससे माशी बहाली नहीं होती। असल चीज ये है कि आप पैसे पैदा करें, आमदनी बढ़ाएं। जब आप आमदनी बढ़ाएंगे, पूरी कौम की आमदनी बढ़ाएंगे, उससे टैक्सेस की सूरत में, उससे कस्टम की सूरत में, दूसरी सूरतों में खजाने में पैसे ज्यादा आएंगे। जब आपका कारोबार आप फरोग देंगे उसे, अगर आपके खजाने में एक साल में फर्ज कीजिए 1000 अरब रुपए आया, दूसरे साल 1500, तीसरे साल 2000 अरब आ गया, तो अब आपके पास प्रोजेक्ट्स मंसूबों के लिए और आवाम को रिलीफ देने के लिए पैसे ज्यादा आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट ने एक ऐसी चीज कर दी है जिसकी वजह से अगर आपकी हुकूमत नेक्स्ट टाइम आती है तो फंस जाएगी कि इन्होंने एफबीआर के टारगेट को आईएमएफ के साथ मिलकर एक जगह या एक बैंड में तय कर लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि आप तो रिलीफ देने के लिए आएंगे और इन्होंने एक तरह से ऐसा मामला अटका दिया है कि अगर पहला बजट आपको मिलेगा, अगर आपकी हुकूमत आती है,
तो आप लोगों के लिए यही प्रॉब्लम आ जाएगी कि अब टैक्स कलेक्शन किस तरह से करें और लोगों के साथ सख्ती बरतें या नरमी बरतें। देखिए, हम लोगों को एतमाद में लेंगे, हम खामखा लोगों को टैक्स उन पे नहीं लगाएंगे, लोगों को भी एतमाद में लेंगे, IMF को भी एतमाद में लेंगे। और हमारे दोस्त भी, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने अभी पाकिस्तान आने से पहले कुछ दोस्त ममालिक में वो विजिट्स की, दौरे किए, वहाँ मुज़ाकरात किए, कुछ लोग उन्हें ममालिक के लोग उन्हें मिले, लंदन में भी, दूसरी जगह भी, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब की ज़ात पर एतमाद का इजहार किया। मैंने ये अर्ज किया ना कि नवाज शरीफ साहब अलामत हैं इक्तिसादी तरक्की की, इक्तिसादी सूझबूझ रखने वाले शख्सियत की। भाई सीधी सादी बात है, अगर अमेरिका के साथ और वेस्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे तो मुल्क की मईशत के लिए अच्छा होगा। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब ने तो अभी तक मैंने देखा है माजी में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को डिस्टर्ब किया हो या उनका कोई ऐसा एक्शन हो। क्यों उलझे? हाँ, हम खामखा क्यों उलझे? जी जी। नवाज शरीफ साहब के बारे में ये मशहूर है कि ही कॉल्ड स्पेड स्पेड, अंग्रेजी में कहते हैं। जी, जी। यानी वो सच कहते हैं। उन्होंने लीडरशिप, बैनुल-अक़वामी लीडरशिप से जब मुलाकातें होती हैं, वो अपने मामला बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह रखते हैं। जब वो कहते हैं तो वो कहते हैं ये मैं कर सकूंगा, ये मैं नहीं कर सकूंगा, मैं आपके साथ झूठ नहीं बोलता। तो उनकी ये क्रेडिबिलिटी है कि ये आदमी सच बोलता है और जो कमिटमेंट करता है ये उस पर पहरा देता है। इसलिए हमारे जो दोस्त हैं वो भी हमारे साथ आएंगे। हमारी जो अंदर मुख्तलिफ कम्युनिटीज हैं जो कारोबार से मुतल्लिक हैं, सनत से मुतल्लिक हैं, उन्हें भी नवाज शरीफ पर एतमाद है। मैं गुज़श्ता दिनों कोई 1-2 चीजें बेचना चाह रहा था, मेरे पास वसाइल नहीं थे, तो मैं मार्केट में गया कुछ लोगों के पास, यार ये बेचो। उन्होंने कहा जी इस वक्त अगर आप बेचेंगे तो आपको 100 रुपए की चीज के 50 से 60 मिलेंगे। हाँ, ये बड़ा मसला है। थोड़ा सब्र करें, लगता है कि नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी, फिर कारोबार तरक्की करेगा तो आपकी चीज ठीक कीमत में बिक जाएगी। ये लोग जो कारोबारी लोग हैं, ये उनकी सोच है। तो जब ये सोच सामने आएगी, बैनुल-अक़वामी सपोर्ट सामने आएगी, हम सच बोलेंगे, हम सामने रखेंगे कि भाई ये हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये इंसानियत का मामला है। भाई पाकिस्तान में अब 24 नहीं 25 करोड़ लोग हैं, इनके मफादात का मामला है, इसमें हमारे साथ चलें, हम आपके साथ चलेंगे। तो इस एतमाद की फजा में मामला दुरुस्त होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे मसले मसाइल भी हैं जिन पर मतलब ज़ाहिरी बात है नवाज शरीफ साहब को गौर करना पड़ेगा। आपको पता है नवाज शरीफ साहब की जो पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें हैं उनमें एक बहुत ही अहम चीज़ ये है कि मेगा प्रोजेक्ट बड़े अच्छे तरीके से लगाते हैं और वो पाकिस्तान की पहचान बन जाते हैं। जैसे मोटरवेज बने, जी। आज कोई भी पूरे पाकिस्तान, मुझे नहीं पता अपोजिशन आपको क्रिटिसाइज करती होगी, मेरे ख्याल से तो मोटरवेज जो हैं वो पूरे पाकिस्तान की पहचान बन गए। और अगर जो भी लोग इस पे चलते हैं वो दुआ देते हैं नवाज शरीफ साहब को। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। देखिए 16 आने, मैं कभी ये बात नहीं करता कि भाई मुझे को, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई ऑपोजिशन इज अगेंस्ट मोटरवे और ऑपोजिशन क्यों इस तरह की बातें कर। आपको मैं बताऊँ सिंध के हालात ऐसे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं चाहूँगा आपके तवज्जुह से ये गुजारिश हो जाए, मैं कोई किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर आपको पता है एक भी मोटरवे नहीं सही से दुरुस्त। अब ये कि नवाज शरीफ जब आए तो उनको चाहिए हैदराबाद सखर वाला जो हिस्सा है ना वो बनवा दें। यकीन करें बड़ी दुश्वारी, बड़ी परेशानी होती है, बड़ा प्रॉब्लम हुआ भाई यहाँ पे। कोई मोटरवे नहीं, अगर मैंने जाना है यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने लाहौर या इस्लामाबाद जाना है बाय रोड, ये वाला हिस्सा जो है ना हमारा वो बड़ा गड़बड़ है। मैं आप बताऊं, क्या कहते हैं आप? सखर तक बन गया है जी। आगे नवाज शरीफ साहब इंफ्रास्ट्रक्चर में यकीन रखते हैं। हाँ। और इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की दिए बगैर मुल्क, कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर, सरमायाकारी के लिए मौके पैदा किए जाएं, सर जैसे मैंने अर्ज किया, सरमायाकारों, ताजरों और सनतकारों को सहूलतें दी जाएं तो आपकी मईशत तरक्की करेगी। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मंसूबे, जैसे सी पैक को इन्होंने उठा के फेंक दिया, आते ही बंद कर दिया। उस सी पैक यार को मामूली चीज है, खुदा के बंदो 35 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी और इन 5 सालों में मजीद हो जाती, कहीं आगे चली जाती, उससे रोजगार भी मिल रहा था, उससे बहुत कुछ हो रहा था। और जब ये एक मरतबा सी पैक बन गया
तो मैं मुकम्मल हो जाएगा तो पहले साल ही मेरे तो ख्याल है 15-16 बिलियन डॉलर्स आ जाएंगे एक साल में। तो वो जो 15-16 बिलियन डॉलर्स का आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा तो कोई मामूली बात है। तो इसलिए वो बिल्कुल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, लेकिन साथ साथ हमने जो छोटे सतह पर हैं कि जैसे छोटे यूथ जो है हमारी, उनको लोन देना, उनको जमीनें देने का सिलसिला शुरू किया था कि जो ग्रेजुएट हो उसको 8 किनाल या मेरे ख्याल में 4 एकड़ या इतनी जमीन जो देनी शुरू की थी, ताकि वो उस जमीन को पूरे शौक से मोहब्बत से वो उसके ज़राअत करें। इस तरह के कई मंसूबे बनाने होंगे ताकि लोगों को जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री, वो भी प्रमोट हो, लोग अपने घरों में रोजगार करें, वहां भी पैदावार हो और ओवरऑल जो आपकी ज़राअत और सनत है वो तरक्की करे। अच्छा, एक सिद्दीकुल फारूक साहब, एक गुजारिश आपसे करनी थी जी। वो गुजारिश ये करनी थी कि मुझे पता है नवाज शरीफ साहब से अब मुलाकात तो होगी आपकी और आपकी होती भी रहती। बात यह कि सर मीडिया ने बड़ा बुरा वक्त देखा पीटीआई के दौर में, बड़ा उन्होंने, मतलब मैं नहीं बुराई अच्छाई नहीं कर रहा किसी की, मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनका बड़ा बुरा वक्त हमने देखा। उनके एक वजीर मौसूफ भी थे, अब तो ज़ेरे अताब आ गए, और वो मीडिया के ऊपर बड़ी बातें भी कसते थे। उनकी वजह से मीडिया को बड़ा माशी तौर पर उन्होंने मीडिया को बड़ा नुकसान पहुंचाया, मेन स्ट्रीम मीडिया को ऐसी की तैसी कर दी, हजारों जर्नलिस्ट को बेरोजगार किया जी पीटीआई के दौर में। तो अब सिद्दीकुल फारूक साहब देखें, को रिलीफ चाहिए, ये ऐसा चलेगा नहीं। देखें मीडिया हाउसेस का भी जो है वो भी काफ़ी आपको पता है माशी नुकसान उन्होंने किया, लेकिन वर्किंग जर्नलिस्ट का भी बड़ा नुकसान हो गया, और वर्किंग जर्नलिस्ट का जो नुकसान किया उसकी भरपाई अब किस तरह से होगी। आपको पता है 5-6 साल किसी सहाफ़ी के लाइफ के इस तरह से निकल जाना, और फिर इसकी वजह से आपको पता है ये यूट्यूबर कल्चर आ गया, और फिर लोगों के जो मुंह में आया लोगों ने बोला, और उससे सोशल मीडिया के अंदर आपको पता है क्या कहते हैं उसको, बेलगाम हो गए लोग। तो बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान में, क्योंकि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। तो सर इस बारे में आपने नवाज शरीफ साहब से भी बात करनी है, मरियम साहिबा से भी बात करनी है कि जिन लोगों को इस दौर में माशी नुकसान हुआ उनकी, है जी, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक तो मैं मीडिया ज़ाहिर में जर्नलिस्ट रहा, मैं मीडिया की साइंस को समझता हूँ, मीडिया की जो अखलाकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें समझता हूँ। तो मैंने एक मरतबा कुछ चीजें खुद भी की और प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब को भी दी। अब दोबारा अल्लाह पाक ने अगर मेहरबानी फरमाई तो हम मियाँ साहब को वो तमाम। अच्छा, इसमें फोकस आप कीजिएगा सर थोड़ा सा ब्रॉडकास्ट वालों के लिए भी, क्योंकि मुश्किल वक्त के अंदर ब्रॉडकास्ट वाले जो हैं हमेशा सियासी आज़ादी के लिए बड़ी जदोजहद करते रहे। तो इशू ये है कि अखबार वालों ने तो अपना रास्ता निकाल लिया, अल्लाह का करम है, आप देखें आज अखबार वाले बड़े खाते पीते सही ठीक ठाक हैं, लेकिन ब्रॉडकास्ट वालों के साथ जो जुल्म माजी की हुकूमत में हुआ ना, उससे बड़ा नुकसान हुआ। मैं आपको बताऊँ, आप जैसे बता रहे हैं कितने ही लोग बेरोज़गार हुए, मुख्तलिफ शोबों में माशी नुकसानात हुए, माशी कत्ल हुए, इश्तिहारात रोके गए, पैसे रोके गए, और अपने मनपसंद लोगों को आगे लाया गया, बड़ा नुकसान हुआ उसका। देखिए, जब कारोबार बढ़ेगा, हाँ, सनतकारी बढ़ेगी, ये चीजें बढ़ेंगी, तो इश्तिहारात भी बढ़ेंगे, उनका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और हमारा ये काम होगा कि हम जर्नलिज्म को उसके सही जो प्रिंसिपल्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड बैनुल-अक़वामी सतह पे जो मुसल्लमा उसूल है वो उन्हें बताएं, उनसे दरख्वास्त करें कि आप भी इनकी पाबंदी करें, हम आपको इश्तिहारात भी देंगे। अब लेकिन वक्त के साथ साथ आपको पता है मीडिया के बाज जो तरीके हैं, जैसे आप प्रिंट मीडिया थोड़ा कम हो गया है अहमियत में, इसी तरह से ये ब्रॉडकास्ट मीडिया जो बिलखुसूस रेडियो एफएम्स हैं उनकी भी अहमियत कम हुई है। अब वो किस तरह बढ़ती है, वो बैठ के जो मुतल्लिका लोग हैं उनके साथ को प्रोग्राम तरतीब किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, और उसको सपोर्ट किया जाए। लेकिन आप नवाज शरीफ साहब से इस मुतालिक जरूर बात कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप ऐसे मौजूआत को आगे लेकर भी जाते हैं, और आप सहाफ़ी बिरादरी के बड़े दोस्त भी हैं, और हमारी ब्रॉडकास्ट मीडिया और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म और ख़ास तौर पे मीडिया हाउसेस पे भी बहुत इम्पैक्ट इसका है, होना चाहिए। अब मैं एक और मौजू की तरफ आपको लेकर आता हूँ। अब बात बुनियादी ये है सर कि एक माशी टीम होगी। अब माशी टीम आपने मुरतब करनी, 2 बंदे आप लोगों के बड़े अच्छे हैं, थोड़े आजकल थोड़े से नाराज़ हैं,
लेकिन जाहिर बात है सियासी तौर पर शायद उनसे कुछ ऐसी गलतियां हुई और माशी तौर पे भी हुई। एक मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वो कुछ आप लोगों से कुछ अनबन ऐसा लगता है महसूस हुई, और शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, उनकी बड़ी खिदमात हैं नून लीग के लिए, वो भी आजकल कुछ उखड़े उखड़े रहते हैं। तो बात यह कि माशी टीम आपको मुरतब करनी पड़ेगी नई, ये आपकी पुरानी टीम का हिस्सा थे। ज़ाहिर बात मुझे नहीं पता कामयाबी हुई नहीं हुई, अच्छे लोग होंगे, सिंसियर लोग होंगे। तो नई माशी टीम के लिए कौन कौन लोग आपने इंतखाब किए हैं? एहसन इकबाल साहब बड़ी अच्छी विजन रखते हैं हमारे नाड़ोवाल के, और इसके अलावा आपने देखा होगा कि इसहाक डार साहब तो हमेशा ही टीम का हिस्सा होते हैं। तो और कोई नए नाम आप लोगों के जहन में हो? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि जो लीडर है उसका सियासी, माशी, अखलाकी विजन ठीक हो। जी जी। वो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने उन पे मेहरबानी किया, उनका ये विजन ठीक है। अब उसके लिए वो टीम अपनी किस तरह बनाते हैं। जी जी। हम मसलन हमारी मुस्लिम लीग नून 96 में एक कोई मेरे ख्याल में 8 रुकनी वफ्द मुस्लिम लीग नून का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की दावत पे गया। सरताज अजीज साहब उसके सरबराह थे, मैं मेंबर सेक्रेटरी था। वहाँ सरताज अजीज साहब की जो कारकर्दगी मैंने देखी, और ज़ाहिर है मेरे साथ भी वो कुछ मुझसे बैठ के मशवरे भी करते थे। तो वापस जब हम एयरपोर्ट पे उतरे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, उस वक्त नवाज शरीफ साहब 96 में अपोजिशन लीडर थे, तो वो भी एयरपोर्ट पे मौजूद थे लाहौर जाने के लिए। तो उन्होंने फिर पूछा, हाँ भाई कैसा रहा? मैंने कहा जी बहुत अच्छा रहा। मैंने ब्रीफ किया, साथ मैंने कहा इस दौरे में तो मुझे आपके लिए अच्छे फॉरेन मिनिस्टर भी नजर आ रहे हैं। सरताज अजीज साहब बहुत अच्छे फॉरेन मिनिस्टर साबित हो सकते हैं। अगली दफा वो काबीना में फॉरेन मिनिस्टर थे। मेरी बात समझे आप? जी जी जी, बड़ी अहम बात है। जी, तो इसी तरह से टीम जो है उसको एक दूसरे की टांगे खींचने की बजाय जिनमें सलाहियतें हों उन्हें आगे करना चाहिए। मियां साहब खुद भी देख रहे हैं, इतने नाम आपने लिए हैं। जी जी। मिफ्ता इस्माइल साहब जरा कुछ ज्यादा पार्टियों में फैसले होते हैं जी, वो पार्टियों के अंदर ही रहते हैं। जी जी। उन्हें आम आदमी का मौजू नहीं बनाया जाता। मिफ्ता इस्माइल साहब ये गलती मुसलसल कर रहे हैं कि वो इन चीजों को पब्लिक कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। सर अपना शाहिद खाकान अब्बासी साहब बतौर वजीर आजम उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो वजीर आजम बन गए। अब उसके बाद उन्हें समझ नहीं आ रही, वो या तो ये चाहते हैं भाई वजीर आजम ही रहूं, वो वजीर भी नहीं बन सकते और अपना को रोल भी नहीं देख रहे। उसमें वो कोई अपने आप को महदूद कर लें, पार्टी के डिसिप्लिन के अंदर रहें। वो ये चाहते हैं कि पार्टी को डिक्टेट करें आप, तो पार्टी को जो डिक्टेट करेगा तो फिर लीडरशिप किधर गई? अगर कोई मशवरे देते हैं तो पार्टी के अंदर बैठे, मीटिंग्स में आप मशवरे दें, उसमें जिस पर मेजॉरिटी इकट्ठी हो जाए बस उसको लेके चले। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो ना सही। मैं अगर यहाँ अपना उनका हवाला दूं, ये जनूबी अफ्रीका के क्या नेल्सन मंडेला, जी जी, उन्होंने उनकी किताब आप पढ़े, उन्होंने 3 दफा एक आइडिया अपने जनरल काउंसिल में पेश किया, नहीं माना गया, तो वो उनके साथ चले। चौथी मर्तबा उनकी बात मानी गई, 15 साल के बाद मानी गई, चल पड़े। तो इसलिए ये पार्टी डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है, उसकी पाबंदी जरूरी है। अगर हर आदमी ये कहे कि जो मैं कहता हूँ वो हो जाए, तो फिर भाई हर दूसरा आदमी लीडर बनने की कोशिश। ये बड़ा अहम नुक्ता आ गया, और वक्त मेरे पास, चूंकि आपको पता है एक टाइम डोमेन के अंदर वर्क करता हूं। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।